हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आईएएस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 7 जुलाई 2025 का डेली करंट अफेयर्स। तो आज करंट अफेयर्स एनालिसिस करने में थोड़ा डिले हो गया और आज हम लोग लेने वाले हैं दो टॉपिक। फर्स्ट इज यूरोपियन यूनियंस मूव टू यूज कार्बन क्रेडिट फॉर इट्स क्लाइमेट टारगेट। यूरोपियन यूनियन का नाम आपने सुना होगा। अब वो कार्बन क्रेडिट को यूज करेगा। व्हाट इज कार्बन क्रेडिट? अपने क्लाइमेट टारगेट को मीट करने के लिए। तो अब क्लाइमेट टारगेट क्या है? जो जीएस पेपर 3 होता है ना, इन्वायरमेंट, उसके अंदर डायरेक्टली आपको ये टॉपिक पढ़ने के लिए मिलता है। और कार्बन क्रेडिट जो है वो कोई नया टॉपिक नहीं है, नया पॉइंट नहीं है, बहुत दिन से न्यूज में है, बट ये इवॉल्विंग इशू है जिसको हमें अभी डिटेल में डिस्कस करना है। सेकेंड इज स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स। इलेक्टोरल रोल्स का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। और ये जीएस पेपर 2 पॉलिटी के लिए, गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। और दोनों जो है, दोनों में ऐसे की कॉन्सेप्ट हैं जो आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप क्या कीजिएगा, आफ्टर वॉचिंग दिस लेक्चर आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आज आपने कौन से नए वर्ड्स या कीवर्ड सीखे हैं जो आपको आपके मेंस में हेल्प करने वाले हैं, आपको आपकी वोकेबलरी इनरिच करने में हेल्प करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक। यूरोपियन यूनियन मूव टू यूज कार्बन क्रेडिट फॉर इट्स क्लाइमेट टारगेट। यूरोपियन यूनियन ने मूव किया है कि अपना कार्बन क्रेडिट को यूज करने वाले हैं क्लाइमेट टारगेट को मूव करने के लिए, क्लाइमेट टारगेट को कंप्लीट करने के लिए। अब इसको डिटेल में समझते हैं कि ये क्या है। देखो, जब हम बात करते हैं क्लाइमेट चेंज की, तो क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग जो हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज से डील करने के लिए सारे कंट्रीज ने समिट किया था 1992 में, जिसको हम रियो समिट बोलते हैं, अर्थ समिट बोलते हैं। रियो समिट हुआ था, अर्थ समिट हुआ था। और रियो समिट की खास बात क्या थी? व्हाट इज द खास बात ऑफ रियो समिट? उस समय पे, उस टाइम पे जाके क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए UNFCCC नाम की बॉडी बनाई गई थी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसका हर साल मीटिंग होता है, जिसको हम कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बोलते हैं। इस मीटिंग में डिसीजंस लिए जाते हैं कि क्लाइमेट चेंज से कैसे डील किया जाएगा। और जो डेवलपिंग कंट्री हैं, जिन्होंने बहुत पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन किया है, जिनकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग ज्यादा बढ़ा है, तो वैसे में आते हैं यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज। और यूरोपियन यूनियन ने ये प्लेज लिया था, प्लेज, खुद से ये प्लेज लेना था, कोई जबरदस्ती दिला नहीं रहा था, कि 2040 तक यूरोपियन यूनियन जो है वो क्या करेगा, एक कार्बन न्यूट्रल कंट्री बन जाएगा। मतलब जितना कार्बन उससे निकलेगा पूरे यूरोपियन यूनियन से, उतना कार्बन उसके ट्रीज क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। 2040 तक उसको कार्बन न्यूट्रल कंट्री बनना है। तो अभी तक यूरोपियन यूनियन पिछले कुछ सालों से फोकस कर रहा था कि वो रिन्यूएबल एनर्जी में डेवलपमेंट करे, है ना, जैसे सोलर में और विंड में, है ना, अपनी टेक्नोलॉजी को चेंज करे, कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन घटाए, जो कि यूरोपियन यूनियन घटा रहा है। काफी ऐसे काम यूरोपियन यूनियन कर रहा है। कोयला पे, कोल पे डिपेंडेंसी जो है वो कम कर रहा है, काफी ऐसे काम कर रहा है। बट धीरे धीरे यूरोपियन यूनियन को लगने लग गया कि सिर्फ ऐसे ही करके उसका फायदा नहीं होने वाला है, और खर्चा भी ज्यादा लग रहा है। खर्चा ज्यादा लगने से कंट्रीज के अंदर बैकलैश भी होने लगते हैं। बैकलैश होने से वो पॉलिटिकल प्रॉब्लम भी बन जाता है। तो अब एक दूसरा ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन क्या है? जैसे बहुत सारी गरीब कंट्रीज, फॉर एग्जांपल भूटान, है ना, जिनका जो ऑलरेडी अच्छा कर रही है क्लाइमेट चेंज के मैटर में, जो ऑलरेडी बहुत कम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रही है। तो जब भी ये नेगोशिएशन होता है कंट्रीज के हिसाब से, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन का एक लिमिट है कि उस लिमिट तक आप कार्बन डाइऑक्साइड क्या करोगे, एमिट कर पाओगे। फॉर एग्जांपल यहाँ देख सकते हो आप, है ना, देखो एक सेकेंड, आप कार्बन डाइऑक्साइड कितना एमिट करोगे, दिस इज द लेवल एलोकेटेड ग्रीन हाउस गैस एमिशन यूनिट। कितना ग्रीन हाउस गैस का एमिशन जो है वो एलोकेटेड है। अब जो एलोकेटेड है, अगर किसी ने उससे कम एमिट किया, फॉर एग्जांपल एमिटर बी ने, है ना, तो उसका ग्रीन हाउस गैस जो है वो कम एमिट हुआ, इतना ग्रीन हाउस गैस उसके पास, और एमिट वो कर सकता है। एमिटर ए जो है, उसने जो जितना ग्रीन हाउस गैस उसको एमिट करना चाहिए उससे ज्यादा एमिट किया, बट बी वाले ने कम एमिट किया। तो बी वाले के पास जो स्पेस था और ज्यादा एमिट करने का, है ना, उसको उसने पैसे से बेच दिया ए वाले को। तो ए वाले को क्या मिल गया? अगर वो ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एमिट कर रहा है तो ए वाले ने उसको खरीद लिया पैसे से, बी वाले को पैसा मिल गया, पैसे से और ज्यादा कुछ वैसे काम करेगा जिसमें ग्रीन हाउस गैसेस का और कम एमिट हो, और डेवलपमेंट के काम कर लेगा। इसको बोलते हैं कार्बन क्रेडिट, है ना, कि ए वाले ने कम कार्बन खर्चा किया और उस बी वाले को बेच दिया, सॉरी, बी वाले ने कम कार्बन खर्चा किया, ए वाले को बेच दिया।
कार्बन क्रेडिट जो एक नया मैकेनिज्म नहीं है बल्कि पुराना मैकेनिज्म है। यूरोपियन यूनियन अब से बिल्कुल ये देखने लग गया है कि अब वो कार्बन क्रेडिट भी खरीदेगा, है ना। टारगेट क्या है? 90% एमिशन रिडक्शन फ्रॉम 1990 लेवल्स बाय 2040। 90% एमिशन रिडक्शन कर लेगा। 1990 में जितना कार्बन डाइऑक्साइड एमिट कर रहा था यूरोपियन यूनियन, उससे 90% एमिशन का रिडक्शन कर लेगा। तो कार्बन क्रेडिट को परचेज करना शुरू किया है यूरोपियन यूनियन ने। अब ये सिग्निफिकेंट क्यों है? अर्लियर यू टारगेट रिक्वायर्ड कंट्रीज टू मीट गोल इंटायरली थ्रू डोमेस्टिक एमिशन कट। पहले हर कंट्री में, यूरोपियन यूनियन के अंदर जो भी कंट्री हैं, जो भी कंट्री उनके मेंबर है, सब कंट्रीज को अपने अंदर ग्रीन हाउस गैस का एमिशन कट करना था, कोयला वेला का यूज घटाना था। बट अब यहाँ पे एक पॉलिसी में शिफ्ट है, एक फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप कार्बन क्रेडिट भी तो खरीद सकते हैं ना। आप कार्बन क्रेडिट खरीदने का भी स्कोप है यूरोपियन यूनियन के पास। इट रिफ्लेक्ट्स ग्रोइंग कंसर्न अबाउट इकोनॉमिक कॉस्ट, इंडस्ट्रियल कॉम्पिटिटिवनेस एंड पॉलिटिकल पुशबैक इनसाइड यूरोप। अब ये दिखाता है कि देखो, इकोनॉमिक कॉस्ट भी ज्यादा था खुद से कार्बन डाइऑक्साइड घटाने का, इंडस्ट्रीज में कॉम्पिटिटिवनेस भी ज्यादा था, और पॉलिटिकल पुशबैक भी कंट्रीज में ज्यादा हो रहा था। यूरोपियन यूनियन की ये बहुत सारी कंट्रीज हैं। यूरोपियन यूनियन के बारे में हम डिटेल में कभी और डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर वहां यूरोपियन यूनियन को हम डिस्कस करने लग जाएंगे तो अलग से ही उस पर 15 मिनट्स देना पड़ेगा। तो आज हम यूरोपियन यूनियन को डिस्कस नहीं करते हैं। यूरोपियन यूनियन के बहुत सारे मेंबर हैं, जिसमें जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, बेल्जियम, ये काफी इंपॉर्टेंट मेंबर्स हैं। पोलैंड, ठीक है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट मेंबर हैं। यूनाइटेड किंगडम जो है ये पहले मेंबर हुआ करता था यूरोपियन यूनियन का, अब ये यूरोपियन यूनियन का मेंबर नहीं है ना। यहाँ पे आप फॉर्मेशन देख पाओगे कि ओरिजिनल मेंबर्स कौन है, ठीक है, किन लोगों ने 1995 में ज्वाइन किया, किन लोगों ने 2004 में ज्वाइन किया, किन लोगों ने 2007 में ज्वाइन किया, किन लोगों ने 2013 में। देखो, क्रोएशिया जो है उसने 2013 में ज्वाइन किया। कुछ फॉर्मर मेंबर्स भी हैं, जिसमें यूके आपको, यूनाइटेड किंगडम आपको फॉर्मर मेंबर्स दिखेगा, है ना। ज्वाइन इन 1995 में फिनलैंड, स्वीडन दिखेंगे। तो ऐसे आपको, अब ये हमें रटना नहीं है, हम यूरोपियन यूनियन के बारे में कभी अलग डिस्कस करेंगे। यूरोपियन यूनियन के अंदर जो भी कंट्रीज हैं, ये कंट्रीज मिलके यूरोपियन पार्लियामेंट बनाती हैं, यूरोपियन पार्लियामेंट, और साथ में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनते हैं वहां के, है ना। जैसे हर कंट्री में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे, ठीक है। हर कंट्री में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैसे होगा? हर कंट्री का अपना इलेक्शन होता होगा, हर कंट्री में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और या तो प्राइम मिनिस्टर या तो प्रेसिडेंट उनका सपोर्ट करने के लिए रहता होगा, नेशनल गवर्नमेंट्स। और डायरेक्टली भी यूरोप के लोग वोट देके यूरोप का पार्लियामेंट बनाते हैं। अब एक डायरेक्टली पार्लियामेंट बनाया यूरोप का पूरे यूरोपियन यूनियन का, और एक अलग अलग कंट्रीज के जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, इन लोगों ने मिलकर एक यूरोपियन कमीशन बना दिया। अब ये डिसीजंस ले रहा है, जिसमें डायरेक्टली हर कंट्रीज का जो गवर्नमेंट है वो भी, उसका भी कंट्रीब्यूशन है, और डायरेक्टली लोगों ने एक यूरोपियन पार्लियामेंट बनाया, उसका भी कंट्रीब्यूशन है। वो डिसीजंस ले रहा है, वो लॉ इंप्लीमेंट कर रहा है, वो बजट पास कर रहा है पूरे यूरोपियन यूनियन के लिए। वहां पे एक यूरोपियन यूनियन के लिए कोर्ट ऑफ जस्टिस है, कोर्ट ऑफ ऑडिटर, ऑडिटर मतलब फाइनेंशियल्स को ऑडिट करेंगे। ये सारा का सारा जो है ना, दिस ऑल, ये हम लोग डिटेल में कभी और समझेंगे। अभी बेसिक्स मैंने आपको समझा दिया। व्हाई इज द यू कंसिडरिंग दिस नाउ? कटिंग एमिशन बाय 90% डोमेस्टिकली इज एक्सपेंसिव एंड पॉलिटिकली कंटेंशियस। कंटेंशियस मतलब क्या होता है? विवाद, विवाद होना। अगर एमिशन को 90% कट कर दिया जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड जितना एमिट हो रहा था, तो ये बहुत महंगा है। बहुत सारा ग्रीन हाउस गैस एमिशन टेक्नोलॉजी में काम करना पड़ेगा, सोलर वोलर में काम करना पड़ेगा, पैसे लगेंगे, और पॉलिटिकली भी कंटेंशियस है ना। इंटरनेशनल ऑफसेट कुड लोअर कॉम्प्लायंस कॉस्ट। अगर इंटरनेशनली हम ऑफसेट कर लेंगे, ऑफसेट मतलब कार्बन क्रेडिट खरीद के पूरा कर लेंगे, तो कॉम्प्लायंस, कॉम्प्लायंस मतलब लॉ को फॉलो करने का जो कॉस्ट है, पूरा करने का, लॉ को मानने का जो कॉस्ट है, वो कम हो जाएगा। पॉलिटिकल प्रेशर गवर्नमेंट में बढ़ रहे हैं। पोलैंड में, जर्मनी में डिमांडेड है सॉफ्टर टारगेट। उन्होंने बोला कि देखो, इतना हार्ड टारगेट हम अचीव नहीं कर पाएंगे। ग्लोबल सॉलिडरिटी, हाँ, अगर क्रेडिट बाई करते हैं तो जो पूरर कंट्रीज हैं उनको पैसा मिलेगा, सीधी बात है, उनका हेल्प हो रहा है। तो ग्लोबल सॉलिडरिटी इज अ गुड पॉइंट। फ्लेक्सिबिलिटी, कार्बन क्रेडिट प्रोवाइड अ सेफ्टी वॉल्व इफ डोमेस्टिक मेजर फॉल शॉर्ट। सेफ्टी वॉल्व भी देता है कि अगर डोमेस्टिक मेजर्स, कंट्री का खुद का मेजर शॉर्ट हो गया, तो एक सेफ्टी वॉल्व भी देता है। बेनिफिट क्या है? कॉस्ट रिडक्शन। EU scientists advisor estimated the policy could lower cost by 10% compared to achieving all reduction at home. यूरोपियन यूनियन साइंटिफिक एडवाइजर ने एस्टिमेट किया कि पॉलिसी लोअर कॉस्ट करेगा 10% से, है ना, कंपेयर टू अचीविंग ऑल रिडक्शन एट होम। सारे रिडक्शन को अचीव किया जाएगा।
नेदरलैंड को अकेले 900 यूरो मिलियन का, है ना, एक तरह से सेव करेगा अगर यहाँ पे सीधे सीधे नीदरलैंड हम यहाँ पे कार्बन क्रेडिट में जाते हैं और बाकी कुछ काम नहीं करते हैं। ठीक है, कार्बन क्रेडिट ही करेगा। अगर यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी में जाता तो बहुत सारा पैसा उसको लगता, वो सारा सेव होगा। इन्वेस्टमेंट इन डेवलपिंग कंट्रीज में पैसा जाएगा कार्बन क्रेडिट खरीदने का, वहां पे रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट लगेंगे, वहां पे रीफॉरेस्टेशन होगा, वहां पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। तो ये मेरे लिए अगर आप पूछोगे कि व्हाट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट ऑफ बेनिफिट, तो मेरे लिए स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट ऑफ बेनिफिट ये है इन्वेस्टमेंट इन डेवलपिंग कंट्रीज। क्योंकि आप डेवलपिंग कंट्रीज से क्रेडिट खरीद रहे हो, क्योंकि वो वैसे भी कार्बन डाइऑक्साइड एमिट नहीं कर पा रहे, उनके पास इंडस्ट्रीज ही नहीं है। अब उनको पैसा मिल रहा है, अब पैसा मिल रहा है तो कोयले वाली इंडस्ट्री क्यों लगाएंगे, डायरेक्ट सोलर लगाएंगे ना वो। और इन कंट्रीज में क्या करना है, इन कंट्रीज में आप पुरानी वाली हटा के सोलर लगाना है, तो यहाँ पे कॉस्ट ज्यादा लग रहा है। क्लाइमेट डिप्लोमेसी स्ट्रेंथेंस ईयू पार्टनरशिप विद कंट्रीज इन अफ्रीका, एशिया एंड लैटिन अमेरिका। ये जो ग्लोबल साउथ है, ग्लोबल साउथ के साथ यूरोपियन यूनियन का पार्टनरशिप अच्छा होता है। ब्रॉडर इंप्लीकेशंस क्या है, क्लाइमेट फाइनेंस, लार्ज स्केल यूरोपियन यूनियन परचेज कुड स्पर ग्रोथ इन ग्लोबल कार्बन मार्केट, है ना। जैसे जैसे यूरोपियन यूनियन लार्ज स्केल पे परचेज करेगा तो ग्लोबल कार्बन मार्केट में स्पर होगा, स्पर मतलब बढ़ोतरी होगा, बढ़ावा होगा। ग्लोबल स्टैंडर्ड्स, यूरोपियन यूनियन रूल में सेट बेंचमार्क फॉर कार्बन क्रेडिट क्वालिटी वर्ल्ड वाइड। कार्बन क्रेडिट क्वालिटी वर्ल्ड वाइड के लिए यूरोपियन यूनियन क्या करेगा, बेंचमार्क सेट करेगा। डेवलपिंग कंट्रीज क्या है, बेनिफिट होंगी इंक्रीज फंडिंग फ्रॉम क्लाइमेट प्रोजेक्ट से, क्लाइमेट प्रोजेक्ट के फंडिंग से बेनिफिट करेंगे। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा। क्रिटिसिज्म क्या है, सम आर्ग्यू richer countries should prioritize domestic action instead of buying them their way out। कुछ ये आर्ग्यू करते हैं कि रिचर कंट्रीज जो हैं वो डोमेस्टिक एक्शन को प्रायोरिटाइज करेंगे इंस्टेड ऑफ बाइंग देयर वे आउट, है ना। अपना वे आउट बाइंग करने के अलावा रिचर कंट्रीज क्या करेंगे, डोमेस्टिक एक्शन को ज्यादा प्रायोरिटाइज करेंगे। व्हाट आर कार्बन क्रेडिट्स, कार्बन क्रेडिट्स आर सर्टिफिकेट्स रिप्रेजेंटिंग 1 ton of CO2 reduced or removed from the atmosphere। कार्बन क्रेडिट वो सर्टिफिकेट हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं 1 ton ऑफ CO2 रिड्यूस्ड और रिमूव्ड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। 1 ton CO2 जो है वो रिड्यूस हो रहा है, रिमूव हो रहा है कहाँ से, एटमॉस्फेयर से, उसका ये सर्टिफिकेट देते हैं। ये एक फंडिंग का, एमिशन रिडक्शन का एक मैकेनिज्म है जो क्योटो प्रोटोकॉल कहाँ का है, UNFCCC जो मैंने बताया था 1992 से, उसकी ही मीटिंग्स होती हैं। उसी की मीटिंग एक बार क्योटो में हुई थी 1997 में, वहीं पे कार्बन क्रेडिट का कॉन्सेप्ट आया था। और जब बाद में उसकी मीटिंग पेरिस में हुई, पेरिस एग्रीमेंट 2015 में, तब इसको वापस से रीइंफोर्स किया गया। कार्बन क्रेडिट कार्बन ट्रेडिंग में बदल गया, है ना, कि कार्बन उसको बेचा भी जा सकता है ना। ब्राजील ने रिफॉरेस्टेशन किया, स्विचिंग अ सिटीज बस फ्लीट टू इलेक्ट्रिक बस, सिटी बस को पूरा इलेक्ट्रिक कर दिया गया। मीथेन को कैप्चर किया गया लैंडफिल से, तो ये सारा काम किया गया। कार्बन क्रेडिट कैसे काम करता है देखो, ठीक है। कार्बन क्रेडिट, बाई क्रेडिट टू मीट रेगुलेटरी इन्वायरमेंट, क्रेडिट खरीदना होगा क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करना है, ठीक बात है। और वो जहां से खरीदेंगे वहां पे उन लोगों ने पेड़ लगा दिया, किसी और कंट्री से खरीदा तो वहां पर पेड़ लगा दिया, वही कार्बन डाइऑक्साइड जो एमिट हो रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ के अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से पूरा कार्बन क्रेडिट काम करता है। ये एक डेवलपिंग कंट्रीज है, पुअर कंट्री, जहां पेड़ है जो कार्बन डाइऑक्साइड खींच रहा है अपने अंदर, खींचने को क्या बोलते हैं, सिक्वेस्ट करना, सिक्वेस्ट्रेशन। एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर ले रहा है, दैट इज सिक्वेस्ट्रेशन, है ना। और ये कार्बन क्रेडिट को बेच रहा है, इंडस्ट्री खरीद रहा है क्योंकि इंडस्ट्री को कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करना है। तो ऐसे ये पूरा पूरा सिस्टम काम करता है। These credits are generated by projects that absorb or reduce carbon emission and are verified by international bodies like Verified Carbon Standard and the Global Standard (ETC). Risk and criticism क्या है, reputation of offset, domestic investment impact, cheaper offset might reduce incentive to invest in European clean infrastructure। यूरोपियन क्लीन इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने के लिए डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट का इम्पैक्ट होगा, विंड का, सोलर का, ग्रीन हाइड्रोजन का। Environmental integrity, risk of greenwashing, claiming progress without real emission cut। प्रोग्रेस क्लेम किया जाएगा विदाउट रियल एमिशन कट, रियल एमिशन कट नहीं हो रहा है बट मान लिया जाएगा, ऐसा शो ऑफ कर दिया जाएगा कि देखो एमिशन तो कट हुआ। तो इससे इन्वायरमेंटल इंटीग्रिटी पे बहुत फर्क पड़ेगा। इसी को बोलते हैं ग्रीन वॉशिंग। ग्रीन वॉशिंग जो है एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो प्रीलिम्स में हाईली इंपॉर्टेंट है। ग्रीन वॉशिंग मतलब धोखा देना, ग्रीनरी
लगाने के नाम पे, कार्बन डाइऑक्साइड कम करने के नाम पे धोखा देना इज ग्रीन वॉशिंग। एक्टिविस्ट अपोजिशन, इन्वायरमेंटल ग्रुप्स आर्ग्यू ऑफसेट डिले सिस्टमेटिक ट्रांसफॉर्मेशन। इन्वायरमेंट ग्रुप ऐसा बोलते हैं कि अगर ऑफसेट करेंगे तो सिस्टमेटिक ट्रांसफॉर्मेशन डिले होता है। क्रिटिक्स वरी अबाउट शिफ्टिंग द बर्डन टू पुअर कंट्रीज। क्रिटिक्स ये बोलते हैं कि पूरा पूरा बर्डन डेवलपिंग कंट्री में शिफ्ट हो जाएगा कि भाई तुम कार्बन डाइऑक्साइड एमिट ही नहीं करो, है ना। तो ये पूरा पूरा जो है वो आपको यहाँ भी दिखेगा। इंडियाज इनिशिएटिव रिलेटेड टू कार्बन क्रेडिट, हमने क्या किया है, तो हर कंट्री को अपना एक नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन देना था, हमने भी दिया है। नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन मतलब खुद से वो डिटरमाइन करना है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड कितना कम करेंगे, ठीक है, हमने भी दिया। एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2022 प्रोवाइड द लीगल फ्रेमवर्क फॉर द कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग सिस्टम। कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग सिस्टम के लिए लीगल फ्रेमवर्क देता है। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, मार्केट बेस्ड इनिशिएटिव टू रिवार्ड एंड ट्रेड क्रेडिट्स अर्न्ड थ्रू वेरीफाइड एनवायरमेंटल एक्टिविटीज। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम चलाता है इंडिया। मॉनिटरिंग एंड वेरिफिकेशन कौन करता है, गवर्नमेंट का एजेंसी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी एंड नेशनल स्टीयरिंग कमिटी फॉर इंडियन कार्बन मार्केट। अब इस पे सीधे सीधे प्रीलिम्स के बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना, जो प्री सिक्योर में आगे आने वाले दिनों में आप देखोगे। Responsible for ensuring the integrity of carbon credit through rigorous monitoring, reporting and verification process. Concern regarding carbon credit. Carbon credit के लिए क्या concern है? Non adherence to additionality. Additionality से non adherence है. Credit often issued to projects that would have reduced emission anyway. है ना, कई बार क्रेडिट उन सब प्रोजेक्ट्स को जाता है जो ऑलरेडी कुछ भी होता नहीं भी उसको पैसा जाता तब भी उसने एमिशन तो रिड्यूस किया ही होता, है ना। फॉर एग्जांपल अगर भूटान के पास कार्बन डाइऑक्साइड कम इमिट हो रहा है तो वैसे भी होता, भले उसको पैसा मिलता तो नहीं या नहीं मिलता। ग्रीन वॉशिंग जो भी हमने डिस्कस किया, कंपनीज यूज क्रेडिट टू अपीयर इको फ्रेंडली। आई रिपीट, अपीयर इको फ्रेंडली, बट वाकई में वो इको फ्रेंडली नहीं है। मार्केट का ट्रांसपेरेंसी, ट्रैकिंग कैसे होगा कि वाकई में कार्बन डाइऑक्साइड इमिट हो रहा है नहीं हो रहा है, ऑडिट कैसे होगा। इनइक्विटेबल एक्सेस, डेवलपिंग कंट्रीज फेस बैरियर टू टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्सेज। डेवलपिंग कंट्रीज बैरियर फेस करती हैं टू टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्सेज, लिमिट देयर पार्टिसिपेशन एंड परपेचुएट्स ग्लोबल इनइक्वालिटीज। उनका पार्टिसिपेशन लिमिट करता है और इनइक्वालिटीज को क्या करते हैं, परपेचुएट करते हैं। पेरिस एग्रीमेंट adopted in December 2015 during the COP21 summit, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, है ना। ये UNFCCC का जो कॉप मतलब मीटिंग हुआ था, कॉप मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुआ था 21 में, 21th टाइम 2015 में, वहां पेरिस में ये चीज ज्यादा अच्छे से अडॉप्ट किया गया था कि हम कैसे कार्बन क्रेडिट को अडॉप्ट करेंगे और नेट जीरो एमिशन पूरे वर्ल्ड का, अर्थ का पहुंचाएंगे 2050 तक, है ना। उसके लिए पैसा लगेगा, $100 बिलियन एनुअली लगेगा बाई 2020 टू असिस्ट डेवलपिंग कंट्रीज, बट पैसे मिले नहीं, पैसे लोगों ने, बाकी कंट्रीज ने दिए नहीं। 190 कंट्रीज से ऊपर कंट्रीज का पार्टिसिपेशन है, यूरोपियन यूनियन का भी है, चाइना का भी है ना। ग्लोबल कमिटमेंट्स हैं, कंट्रीज सबमिट आउटलाइनिंग देयर क्लाइमेट एक्शन प्रोजेक्ट। इंडिया ने क्या क्या किया था, इंडिया ने प्लेस किया था, देखो ये 5 प्रोजेक्ट प्लेस, इसको हम पंचामृत बोलते हैं। इंडिया विल इंक्रीज इट्स नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी, नॉन फॉसिल, फॉसिल फ्यूल को छोड़ के बाकी एनर्जी कैपेसिटी 500 गीगावाट करेगा इंडिया। इंडिया विल मेट 50% ऑफ इट्स एनर्जी रिक्वायरमेंट फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी। 50% रिन्यूएबल एनर्जी होगा, सोलर विंड ये सब होगा 2030 तक, जितना एनर्जी हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। इंडिया विल रिड्यूस द टोटल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन बाई 1 बिलियन टन। जितना कार्बन एमिशन हम करते हैं उससे 1 बिलियन टन हम कम करेंगे 2030 तक, ठीक है। कार्बन एमिशन का इंटेंसिटी, फॉर एग्जांपल अभी हम कुछ कुछ भी ग्रो करते हैं तो कार्बन एमिशन ज्यादा है, तो अभी बाद में तो ग्रोथ हमारा ज्यादा ही होगा, बट इंटेंसिटी को 45% कम करना है और 2070 तक हमें नेट जीरो बनना है। कब बनना है, 2070। चाइना ने कब बोला है कि वो 2060 तक बनेगा, यूएस ने कब बोला है वो 2050 तक बनेगा, है ना। और पेरिस में क्या बात हुआ था, पेरिस में ये हुआ था कि जो टेम्परेचर बढ़ना था वो बढ़ गया है, और इंडस्ट्रियल लेवल से 1700, 1800, 1900 सेंचुरी जो है 19th सेंचुरी, उससे 1.5 या 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर बढ़ने नहीं देना है, जिसके लिए पैसे लगेंगे। हर कंट्री अपने से बोल रही है कि वो क्या क्या काम करेगी, पैसे नहीं मिल रहे हैं। कंक्लूजन क्या है, द यूज प्रपोजल रिफ्लेक्ट द कॉम्प्लेक्स ट्रेड ऑफ इन क्लाइमेट पॉलिसी, जिससे कि एम्बिशन, अफोर्डेबिलिटी, फेयरनेस सब बैलेंस कर रहा है। यू फिलहाल अपना कॉस्ट कम कर रहा है, ग्लोबल एमिशन रिडक्शन को फंड कर रहा है,
2040 टारगेट को पॉलिटिकली सस्टेनेबल बना रहा है, कम से कम सस्टेनेबल तो बना रहा है, बट सक्सेस डिपेंड्स ऑन रिगरस स्टैंडर्ड, ट्रांसपेरेंट मॉनिटरिंग एंड जेन्युइन डोमेस्टिक एक्शन। डोमेस्टिक एक्शन भी उसको लेना पड़ेगा। तो यूरोपियन यूनियन क्लाइमेट लीडरशिप में एक रास्ता दिखा रहा है सारे कंट्रीज को, बट ग्रीन वॉशिंग नहीं होनी चाहिए। ग्रीन वॉशिंग होगी तो कुछ फायदा नहीं होगा। सेकंड टॉपिक, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल। इलेक्टोरल रोल क्या है? देखो, जितने भी लोग हैं, सिटीजन्स हैं, जिनका नाम, जो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करेंगे, जो वोट देने जाएंगे, जिनका नाम, जिनका एज जो है 18 प्लस हो चुका है ना, उनको एक लिस्ट में एंट्री मिलना चाहिए, जिसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्टोरल रोल बोलते हैं। और इलेक्टोरल रोल्स क्या होते रहता है? रिवाइज होते रहता है, क्योंकि नए लोगों के नाम उसमें क्या होते रहेंगे? ऐड होते रहेंगे। तो अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है एक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करना इलेक्टोरल रोल का इंटायर कंट्री के लिए, पूरी कंट्री के लिए। फिलहाल ये बिहार में हो रहा है, बिहार में अभी इलेक्शन होने वाले हैं, फिर आसाम में इलेक्शन होगा, आसाम में भी ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो सकता है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन मतलब इलेक्टोरल रोल को अच्छे से रिवाइज किया जाए। जो नाम है ना, पुराने नाम हैं, जो लोग वापस रहते नहीं है, उनका नाम काट के हटा दिया जाए। रिवीजन में ये भी है, नए नाम ऐड भी किए जाएंगे। दैट इज स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। ठीक है। अब बिहार असेंबली इलेक्शन नवंबर में है। इट इज द फर्स्ट स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इन बिहार सिंस 2003। मतलब 22 साल हो गए, उसके बाद स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन अभी किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन क्या बोल रही है कि 20 ईयर से लार्ज स्केल माइग्रेशन हुआ है, अर्बनाइजेशन हुआ है। माइग्रेशन से लोग यहाँ से वहां गए हैं, अर्बनाइजेशन से लोग यहाँ से सिटीज गए हैं, बिहार से बिहार के सिटीज और बाहर के सिटीज भी। अब सिटीज तो गए हैं, बट जाके दूसरी जगह भी अपना नाम डलवा लिया है, पहले जगह भी नाम है, तो दो दो जगह उनका नाम है एज अ इलेक्टोरल रोल में। यहाँ भी वोट देने के लायक है, यहाँ भी वोट देने के लायक है। डुप्लीकेट एंट्रीज बन गई है, डुप्लीकेट एंट्रीज, है ना, दो दो जगह वोट देने के लायक हो गए हैं। इंक्रीज द पॉसिबिलिटी ऑफ इन एलिजिबल नेम्स। इन एलिजिबल नेम, बहुत सारे लोग मर गए होंगे, नॉन सिटीजन भी हैं, तो ये सब पॉसिबिलिटीज है, इनको हटाना है। एवरी वोटर मस्ट सबमिट एन एनोमरेशन फॉर्म इफ registered before January. Only the extract of 2003 roll is enough. What is a special intensive revision? A comprehensive house-to-house verification process to update electoral roll afresh. Electoral roll को afresh update करना है, एक्यूरेसी को इंश्योर करना है, सिटीजनशिप को वैलिडेट करना है। लीगली इनेबल्ड अंडर सेक्शन 21 क्लॉज 3 ऑफ आरपीए 1950। लीगली इनेबल्ड सेक्शन 21 क्लॉज 3 ऑफ आरपीए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंदर आता है। गवर्न बाय आर्टिकल 324 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 324 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से गवर्न होता है। तो आर्टिकल 324 जो है इलेक्शन से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल होता है। और इसके अलावा पार्लियामेंट ने लॉ भी बनाया। पार्लियामेंट ने जो लॉ बनाए, उसमें इंपॉर्टेंट लॉ क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। पीपल को कैसे रिप्रेजेंटेशन देना है, ठीक है। हाउस टू हाउस वेरिफिकेशन होगा, जो भी लोग एलिजिबल होंगे उनके नाम ऐड किए जाएंगे, बूथ लेवल ऑफिसर्स बनाए जाएंगे, डिजिटल ऑप्शन किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो ऐप है ईसीआई नेट ऐप, इसके थ्रू ऑनलाइन सबमिशन भी किया जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्या है? वीड आउट। वीड आउट मतलब हटा देना इन एलिजिबल और डुप्लीकेट वोटर। डुप्लीकेट वोटर को निकाल देना, इलीगल इमिग्रेंट्स को निकाल देना। इंश्योर ओनली जेन्युइन इंडियन सिटीजन अबव 18 ईयर्स और ऑन द रोल। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में 324 से लेके 329 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है ना। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या कराती है? डायरेक्ट इलेक्शन भी कराती है, इनडायरेक्ट इलेक्शन। ये सारा आप स्टैटिक में पढ़ते ही हो, तो बहुत ज्यादा मैं इस पे डिटेल में नहीं जाने वाला हूं। पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर का इलेक्शन कराती है, और प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट का भी इलेक्शन कराती है। इलेक्शन से रिलेटेड जो लॉज हैं वो क्या है? आर्टिकल 324, जिससे इलेक्शन कमीशन को वास्ट पावर मिलता है। आर्टिकल 326, जिसमें सारे सिटीजन को ऐड करना है, जिनका एज 18 प्लस है, उनको वोटर के रूप में रजिस्ट्रेशन मिलना चाहिए। तो एक तरह से इलेक्टोरल रोल जो है वो आर्टिकल 326 से अपना पावर डराइव करता है। उसके अलावा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट बनाया गया था, मतलब पार्लियामेंट ने लॉ बनाया था इलेक्शन से रिलेटेड, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। उसमें अलग अलग सेक्शन है। सेक्शन 16 बोलता है नॉन सिटीजन कैन नॉट बी इनरोल्ड। जो सिटीजन नहीं है उसको नहीं डालो। 18 प्लस होना चाहिए किसी भी रेसिडेंट को ऐड करने के लिए इलेक्टोरल रोल में। सेक्शन 20 डिफाइन करता है, डिफाइंस ऑर्डिनरली रेसिडेंट अ पर्सन टेम्पोरली एब्सेंट डज नॉट लूज रेसिडेंस स्टेटस। एक पर्सन अगर टेम्पोरली एब्सेंट है, वो रेसिडेंस स्टेटस लूज नहीं करता है। सेक्शन 21 क्या बोलता है? इंपावर्स इलेक्शन कमीशन टू कंडक्ट स्पेशल रिवीजन एट एनी टाइम
विथ रीजन रिकॉर्डेड, रीजंस रिकॉर्ड करके इलेक्शन कमीशन क्या करता है, स्पेशल रिवीजन कराएगा। आरपीए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट क्या क्या प्रोवाइड करेगा, वोटर्स को क्वालिफिकेशन, प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, इलेक्टोरल रोल को पार्टिसिपेट कराएगा, डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, डिलिमिटेशन मतलब कॉन्स्टिट्यूएंसी का एरिया को वापस से चेंज कराया जाएगा, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट में कितना सीट होगा, स्टेट लेजिस्लेचर में, ये सारा कुछ जो है आरपीए 1950 से गवर्न होता है। और बाद में अगले साल एक आरपीए 1951 बनाया गया। वो एक्चुअली इलेक्शन कैसे कंडक्ट होगा, इलेक्शन में ऑफेंसेस कौन कौन से होंगे, क्या क्या क्राइम होगा, डिस्प्यूट कैसे होगा, बाई इलेक्शन अगर कोई 2 साल बाद कोई मर जाता है, रिजाइन कर देता है, बाई इलेक्शन कैसे होगा, पॉलिटिकल पार्टीज कैसे रजिस्टर होगी, ये सब कुछ कौन बताता है, आरपीए 1951 बताता है। अब बिहार में अगर इंटेंसिवली अपडेट हो रहा है इलेक्टोरल रोल, तो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है, कंटेंशन मतलब विवाद, प्रॉब्लम बहुत सारे माइग्रेंट वोटर जो होते हैं आर अनेबल टू बी फिजिकली प्रेजेंट, जो फिजिकली प्रेजेंट नहीं होंगे, है ना। बिहार गवर्नमेंट ने अगर 1 महीने का टाइम दिया है, जुलाई 31 तक का टाइम दिया है बिहार गवर्नमेंट ने, नहीं इलेक्शन कमीशन ने, तो बहुत सारे माइग्रेंट वर्कर थोड़ी ना बस इसी काम के लिए बिहार पहुंचेंगे कि उनको इलेक्टोरल रोल में वापस आना है। ठीक है, टाइम जो है बहुत कम है, तो रिस्किंग उनका एक्सक्लूजन हो जाएगा। लैक ऑफ क्लैरिटी फॉर लॉन्ग टर्म माइग्रेंट, लॉन्ग टर्म माइग्रेंट जो है, जो 20 साल पहले बिहार से आ चुके हैं, फॉर एग्जांपल आसाम आ चुके हैं या दिल्ली जा चुके हैं या मुंबई जा चुके हैं, अब उनके अंदर एम्बिग्युइटी रहेगी कि अब अपना नाम जो है वो बिहार में ऐड कराना है, कहाँ कराना है। आधार से एक्सक्लूजन, अगर आधार में उनका नाम नहीं है तो यहां से भी एक्सक्लूड होने का रिस्क जो है वो बढ़ जाता है। तो अब ईसीआई को क्या करना चाहिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टाइमलाइंस बढ़ा दो भाई, पहले तो जुलाई 31 काफी नहीं है। सबमिशन के लिए ग्रेस पीरियड होना चाहिए, असिस्टेंस होना चाहिए एल्डरली और इलिटरेट लोगों को, है ना। डॉक्यूमेंट्स का फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, कंप्लीट आधार सीडिंग टू एलिमिनेट डुप्लीकेट्स, पूरा पूरा आधार सीडिंग करा दो, डुप्लीकेट खत्म हो जाएगा। रिलैक्स नॉर्म्स होना चाहिए वल्नरेबल सेक्शन जो हैं, कम पढ़े लिखे सेक्शंस वगैरह के लिए, माइग्रेंट वोटर को कैसे इंक्लूड करना है, इस बात पे काफी काम होना चाहिए। माइग्रेंट रिटेनिंग टाइज टू देयर विलेज रिमेन्स ऑन रोल इफ दे चूज, रिमोट वोटिंग सॉल्यूशंस को एक्सप्लोर करना चाहिए। अब मैक्सिको और फिलीपींस में केस स्टडीज हैं। मैक्सिको क्या करता है, वोटिंग राइट्स फॉर माइग्रेंट्स, जो माइग्रेंट्स कहीं और रहते हैं उनके लिए वोटिंग राइट देता है, वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग करते हैं, वो पोस्टल बैलेट्स मतलब पोस्ट से भेजते हैं, है ना, अपना वोट देके। तो इससे इंक्लूसिविटी आती है, इंक्लूसिविटी मतलब जो लोग छूट नहीं जाते हैं, सबका से हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली आप जहां पे रजिस्टर्ड हो वहीं पे काम करो, वहीं पे पढ़ाई करो, वहीं पे रहो, ये जरूरी नहीं है। फिलीपींस ओवरसीज absentee वोटिंग वो भी चलाता है। Philippines enacted a law enabling overseas Filipinos to vote in presidential, senatorial, and party list election. It recognizes the political right of migrant worker, encouraging participation despite physical absence. पार्टिसिपेशन इंकरेज करेगा फिजिकल एब्सेंस के बाद भी, लोग फिजिकली प्रेजेंट नहीं है तब भी कैसे उसका पार्टिसिपेशन लाना है। कंक्लूजन क्या है, द डिक्लाइन इन हाउस होल्ड सेविंग इज स्ट्रक्चरल नॉट टेम्पररी। हाउस होल्ड का जो सेविंग डिक्लाइन हो रहा है वो स्ट्रक्चरल है, टेम्पररी नहीं है। ड्राइवन बाई राइजिंग कंजम्पशन, राइजिंग कंजम्पशन जो हो रहा है उसकी वजह से बढ़ रहा है, इनडेटनेस की वजह से बढ़ रहा है, फाइनेंशियलाइजेशन की वजह से बढ़ रहा है। ठीक है, चलो ये दूसरा टॉपिक है, यहां तक ही हमारा ये वाला टॉपिक था। दिस इज सम डिफरेंट टॉपिक, कंक्लूजन वी विल अंडरस्टैंड टुमारो इन द अपकमिंग डेली करंट अफेयर्स। ठीक है, तो आई होप ये दोनों टॉपिक आपको समझ में आए होंगे जो मैंने आपको अभी समझाया। थैंक यू एंड जय हिंद।